नमस्कार प्यारे मित्रों। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी की पुस्तक वितान भाग 2 पर, जो हिंदी अनिवार्य का एक विषय एक पुस्तक है, और उसी का अध्याय 3 अतीत में दबे पाँव ओम थानवी द्वारा लिखित इसी अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 2-3 वीडियो इस पे बन चुके हैं और पीछे के वीडियो तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। तो अब आगे इससे चलते हैं। कुंड की लंबाई चौड़ाई सब, गहराई 7 मीटर, ये 7 फुट, ये सब बताई गई थी। आपको गौर करना होगा और यही चीज़ें पूछी जाएंगी। अब देखो, ये यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ जो लिखा गया है कि जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। अब चलो, ये तो कुंड वाला हिस्सा हो गया, ये खुला है, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे ये जो नाली जा रही है ये बंद है ऊपर से। तो ये देखो कितनी समुचित यहाँ व्यवस्था है। अगर यहाँ कोई कचरा हो तो निकाल लिया जाता है और यहाँ आगे नाली में पानी बहा दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी उन्नत तकनीक थी ये, जो आज भी प्राप्त नहीं होती है हर जगह। तो इससे आगे पक्की और आकार में समरूप। समरूप का अर्थ होता है समान आकार की। क्या होता है? समान आकार। और यहाँ जो धूसर दे रखा है, पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। तो धूसर का मतलब धूल जैसे रंग वाली, धूल जैसे रंग वाली। और विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते भी हैं, क्योंकि ये देखने लायक है, विशिष्ट है, इसलिए उनका उल्लेख वर्णन भी वो करते हैं। अच्छा, इससे आगे और क्या मिलता है? महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, मतलब उसके चारों ओर घुमाई की, जैसे मंदिर में हम परिक्रमा करते हैं ना। तो कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। विशाल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। और कोठार का मतलब, ये पहले भी मैं शायद बता चुका हूँ, अनाज रखने का स्थान, अनाज भंडार करने का स्थान। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। मतलब यहाँ चौकियाँ बनी हुई है, हवादारी आदि को देखकर क्या किया गया है? कयास लगाया गया। और कयास का अर्थ क्या होता है? अनुमान। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। ये याद रखना, कितनी कतारें हैं? 9 चौकियों की 3 कतारें हैं, 3 पंक्तियां हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य का अर्थ प्रमाण मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। मतलब यहाँ क्या है कि एक गली मिली है और उस गली से ये मतलब अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से बैलगाड़ियाँ ये अनाज लेकर आती थी और यहाँ कोठार में उसे इकट्ठा किया जाता था। ठीक इसी प्रकार का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, व्यापार तो होता ही होता था, इसके साथ साथ में उन्नत खेती भी होती थी। और जग जाहिर का अर्थ क्या होता है?
जो ये जग जाहिर दे रखा है इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध। जग का अर्थ मतलब होता है संसार और जाहिर का मतलब प्रकट। तो पूरे संसार में ये क्या है, प्रसिद्ध है। वर्षों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे, अर्थात वो मंगवाते थे। तो आयात का अर्थ क्या हो जाता है, बाहर से मंगवाना। देखो इंग्लिश का तो मुझे पता नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसे कहते हैं, शायद इंपोर्ट तो आयात को कहते हैं, एक्सपोर्ट निर्यात को कहते हैं। तो बाहर से मंगाना, आयात का अर्थ क्या हो जाएगा, बाहर से मंगाना। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। अब जो जो जैसे जैसे नई खोज हुई है, तो जो ये ख्याल किया जाता था कि भाई वो अन्न नहीं उपजाते थे, तो इस ख्याल को क्या साबित कर दिया है, निर्मूल साबित कर दिया है। तो निर्मूल का अर्थ तो हो जाएगा आधारहीन, जिसका कोई आधार न हो। ठीक है। और ख्याल का मतलब क्या होता है, विचार। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः है खेतीहर, और खेतीहर का मतलब होता है कृषि प्रधान और पशुपालक सभ्यता थी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः क्या थी, खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, अर्थात कृषि प्रधान। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। बहुतायत का मतलब अधिकता। बहुतायत का अर्थ क्या होता है, अधिकता। पत्थर सिंध में ही था, जहाँ सिंध क्षेत्र है, जहाँ यह मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थान है। तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। उपकरण का अर्थ क्या हो जाता है, औजार। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। अगर आपसे पूछ ले कि इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग कौन सी फसल लेते थे, तो आपको बताना होगा रबी की फसल प्राप्त करते थे, जिसमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं, और इसके सबूत भी मिले हैं, तो ये आधार भी है इसका। तो वो रबी की फसल लेते थे। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि खुदाई में कौन कौन सी फसल के सबूत मिले हैं। तो कपास, गेहूं, जो सरसों, चना आदि आप बता सकते हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। तो तरयुग मतलब जलयुक्त, मतलब वहाँ सिंचाई होती थी, पानी की कमी नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे किस में बदल गया, सूखे में बदल गया। जैसा कि आज बारिश हो रही है, बहुत भयंकर वाली, अच्छा मौसम बना है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। ये इम्पोर्टेंट है साथियों, कपास की खेती। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर क्या मिला है, सूती कपड़ा मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीज नहीं लेकिन सूती कपड़ा जरूर मिला है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में है। भाई दुनिया में दो सूत के वस्त्र के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, दो मिले हैं, और उन नमूनों में से ये एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। ये याद रखना, जो दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईस्वी पूर्व मिला, वो कहाँ का था, जॉर्डन का। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था।
ये छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं साथियों। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में किसको मिला? माधव स्वरूप वत्स को मिला। छाल्टी अर्थात लिनन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। ऊन और ये लिनन कहाँ से आयात होते थे? सुमेर से। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। क्योंकि जैसे भी देखो अंग्रेज आए थे तो वो किस लिए आए थे? कपास की खेती की और उन्होंने सूत, ये जो वस्त्र है, उन्हीं का प्रयोग किया सबसे पहले। ये पहले भी होता आया है, निर्यात किया जाता था। प्रसंगवश जब बात चली पड़ी है तो उसके संबंध में मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग, संभावित प्रयोग मिलता है। मित्रों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये प्रश्न आ चुका है कि मेसोपोटामिया के शिलालेख में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना होगा मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? मेलुहा शब्द। तो ये आपको भली प्रकार से याद रखना होगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। दालान का अर्थ क्या हो जाता है? आंगन। आंगन में देखो एक लंबी सी इमारत मिली है, जैसे ये इमारत मिली है, यहाँ पे जैसे एक विद्यालय है, यहाँ पे क्या होता है? चारों ओर क्लासेज होती है, कमरे होते हैं, जैसे ये हो गई क्लासें। और ये क्या हो गया? मैदान हो गया बीच में। ठीक है, ऐसे तीन तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। तो धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं? धर्म के लिए किए जाने वाले कोई भी धार्मिक कार्य में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। सटी हुई का मतलब पास पास, ज्ञानशालाएं जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जाए। उस नज़रिए से, अगर उस दृष्टि से, इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जा सकता है। इसे क्या माना जा सकता है? कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, मतलब टूटी फूटी। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट, गढ़ की चार दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। चलो ठीक है, ये तो गढ़ वाला हिस्सा हो गया जहाँ ज्ञानशालाएं ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि पहले भी वर्णन आ चुका है कि इसमें हम कोठार को पढ़ेंगे, ज्ञानशालाओं को पढ़ेंगे, सचिवालय को पढ़ेंगे, अर्थात प्रशासनिक इमारतें पढ़ेंगे। अब गढ़ वाला हिस्सा पूर्ण हो गया है तो हम चलते हैं लांग कर, मतलब पार करके। लांगना क्या हो जाता है? पार करना। बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये एक कुआं था। ठीक है, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता दफन हो गई थी, ये कुआं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई थी? दफन हो गई थी। मिट्टी चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई और ये कुआं ऊपर तक आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी खुदाई हुई तो ये मिट्टी क्या कर दी गई? यहाँ से हटा दी गई, यहाँ से हटा दी गई। तो कुआं किस किस में आ गया? ऐसे मीनार की शक्ल में आ गया। ठीक है, ऐसे मीनार की शक्ल में आ गया, ये याद रखना। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है,
ये याद रखना, पूर्व की बस्ती किस नाम से जानी जाती है? रईसों की बस्ती। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। भाई देखो, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पश्चिमी देश सबसे आगे जा रहे हैं और पूर्वी देश इतने पिछड़े हुए हैं, जिसमें चीन, भारत, ये कुछ एक देश आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और जबकि पश्चिम आज स्वयं को सभ्य मानते हैं और सबसे आगे भी मानते हैं। और उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो पूर्व की बस्तियों को रईसों की बस्ती माना जाता था, जबकि आज के समय की बात करें तो आज वो गरीब माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का उल्ट था। मोहनजोदड़ो इसका उल्ट था, मतलब आज जो पूर्व की बस्तियां गरीब मानी जाती है, मोहनजोदड़ो के समय वही रईसों की बस्ती मानी जाती थी। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, जैसे सेक्टर होता है ना, ज़्यादा कुएं। तो जो अमीर बस्तियां होती थी तो पैसे मायने नहीं रखता था उस समय, कि भाई बस इतना था, सड़कें चौड़ी हो जाती थी, अनाज काफ़ी था, कुएं ज़्यादा थे। और जो नीची बस्तियों में थे वो कुएं कम थे, सुविधाएं कम थी, बस इतना ही अंतर है। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्वों का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हल्का। हल्का का मतलब होता है क्षेत्र। हल्का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो ये डीके है। अब डीके ये शॉर्ट नाम दिया गया है, और जब डीके ने खुदाई करवाई जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को नाम क्या कर दिया गया? दे दिया गया डीके हल्का, अर्थात दीक्षित काशीनाथ। तो उस क्षेत्र की खुदाई किसने करवाई है? दीक्षित काशीनाथ ने करवाई है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? डीके हल्का। उनके नाम पर यहाँ दो हल्के हैं, दो क्षेत्र हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क अर्थात फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है डीके क्षेत्र में। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है, अब ज़्यादा नहीं बची है, खुदाई हुई और ये सभ्यता दफन हो गई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आधा मील ही बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। अगर आपसे मुख्य सड़क की चौड़ाई पूछ ली जाए तो 33 फीट बतानी है, और लंबाई इसकी काफ़ी रही थी, लेकिन इस वक्त वो आधा मील बची हुई है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखना। 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात प्रमाण मिले हैं कि भाई उस सड़क पे 3 प्रकार के वाहन चल सकते थे। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, बैल से चलने वाली गाड़ी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है, मतलब जैसा आज हाईवे है, एक तरफ से आना, एक दूसरी तरफ से जाना। यह सड़क वहां पहुंचा यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, बाजार लगता था। वाह, वेरी गुड। और देखो, क्योंकि उस समय ट्रक वगैरह तो होते नहीं थे, तो बैलगाड़ियों से ही जो सामान था वो क्या किया जाता था? ढोया जाता था। तो मुख्य सड़क को बाजार से जोड़ा गया था, ताकि जो खेतीहर वर्ग है वो अपना अनाज है वो वहाँ बाजार तक पहुँचा सके और बेच सके। इस सड़क के दोनों ओर घर है, ये याद रखना। ये जैसे सड़क है लंबी, आधा मील, ठीक है, ये चौड़ाई इसकी 33 फीट है, लंबाई आधा मील हो गई। तो इस सड़क के दोनों ओर घर है, ये याद रखना। यहाँ घर है, ये सब घर है, इसके दोनों ओर घर है, ठीक है। लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसका दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता हो, सिर्फ पीठ वहाँ पर होगी। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि जो मुख्य दरवाज़ा होता है वो किसकी तरफ होता है? मुख्य सड़क के पास होता है। यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। ये व्यक्ति था एक। तो चंडीगढ़ जब बसाया गया 50 साल पहले, तो इसी शैली का प्रयोग एक कार्बूजिए ने किया था। तो
ये मुख्य सड़क है, इस पे कोई भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो जैसे ये घर है सड़क के किनारे, तो इसकी ये पीठ लगी हुई है। और यहाँ क्या है कि मेन छोटी या गली बनी हुई है, वहाँ पे उनकी वो क्या खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, और फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होंगी। तो वास्तुकला क्या होती है ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, भवन निर्माण कला। ठीक है, अब देखो जैसे ये मुख्य सड़क हो गई, अगर आपको किसी के घर में जाना है, ये घर है जैसे ये बने हुए हैं, तो आपको सबसे पहले ऐसे गली में जाना पड़ेगा। ये छोटी गली है, यहाँ घर बने हुए हैं, फिर उस गली से उस घर में जा सकते हो। और यही इस्तेमाल चंडीगढ़ में हुआ इस शैली का प्रयोग। और कि कोई प्रेरणा, चेतन का मतलब होता है जागृत अवस्था, और अवचेतन का अर्थ क्या हो जाता है, ये मस्तिष्क का भाग होता है, दिमाग का भाग होता है, का भाग, जिसमें भाव सोए हुए रहते हैं। अब मेरी भाषा में मैं आपको बताऊं तो साथियों, अब देखो फ्राइड के अनुसार मन के 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन। चेतन तो जागृत अवस्था होती है, और अवचेतन वो मन होता है साथियों जब अपनी कोई इच्छा होती है और वो पूरी नहीं कर पाते हैं, दमित इच्छाएं होती है, वो फिर क्या होती है कि वो अवचेतन मन में चली जाती है, और जब सही परिस्थिति आती है तो वो वापस आ जाती है। कई बार होता है ना कि कोई बात होती है हम भूल जाते हैं, फिर कोई बात याद आती है तो कोई वस्तु देखते हैं तो वो बात याद आ जाती है, वही चीज़ यहाँ है। तो आगे, ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है, मतलब समान रूप से सड़क के बराबर चलती रहती है। बस्ती के भीतर भी इसका यही रूप है, हर घर में एक स्नान घर है। वेरी गुड, ये याद रखना, प्रत्येक घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर होदी तक आती है। जैसे ये घर हो गया, यहाँ स्नान घर है और ये नाली है, यहाँ बाहर होदी। जैसे आज हम क्या बनाते हैं, आज जो गटर बनाते हैं ना, तो नालियों को गटर से जोड़ देते हैं, तो उस समय देख लो वो भी जानते थे। और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है, कहीं कहीं वे खुली है पर ज़्यादातर क्या है, बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। ये पंक्ति आप याद रख लेना, बहुत बढ़िया पंक्ति दी गई है कि मोहन स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। अगर बात करें बासिंदों की, तो ये होता है निवास करने वाले। अब यहाँ मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो के निवास करने वाले। ठीक है, सरोकार का अर्थ होता है प्रयोजन। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनमें छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। जो छोटी सड़कें हैं वो कितनी फुट चौड़ी है, 9 से 12 फुट। अपने भी यही होता है, मुख्य सड़क काफ़ी चौड़ाई लिए हुए होती है, जबकि अंदर की गलियों की बात करें तो वो कम चौड़ाई लिए हुए होती है, मोहल्लों की आदि की। और इससे आगे, इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की हुई ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं, मतलब कोई भी कच्चा कुआं नहीं है, सब पकी हुई ईंटों से बने हैं। और इतिहासकार कहते भी हैं, तो इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची।
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं मिली है उनमें ऐसी एक सभ्यता है जो जिन्होंने कुएं खोद कर भूजल को प्राप्त किया। बाकी कोई नदी पे डिपेंड रहता था, कोई तालाब पे डिपेंड रहता था, लेकिन ये बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। संख्या में कितने कुएं थे? मोहनजोदड़ो में अकेले 700 कुएं थे। अब देख लो, मतलब पानी की कोई भी कमी नहीं थी वहां पर। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुआं है, जैसा कि मैंने बताया था। इसके आसपास से क्या है कि मिट्टी निकाल दी गई थी। तो मिट्टी निकाल दी तो अब देख लो आप, ये कुआं कैसे एक मीनार की भांति दिखाई दे रहे हैं ना, जैसा कि पीछे आ गया था, मीनार की भांति दिखाई दे रहा है। तो आगे, बड़ी बस्ती के पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG, काशीनाथ दीक्षित हो जाएगा, D फॉर दीक्षित और K फॉर काशीनाथ, तो कहलाता है। एक तो हो गया। इनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। भाई अपने भी क्या करते हैं, जब मकान बहुमंजिला बनाना हो तो नींव क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, और दीवारें भी क्या करते हैं, बड़ी बनाते हैं, पता है ना। तो वहाँ जो मोटी दीवारें मिली है तो इससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहतीरों की जगह हो। शहतीरों का अर्थ क्या हो गया हो? मकान बनाते समय जब बांसों का प्रयोग किया जाता है, बांस, सहतीर। सहतीर का मतलब बलिंडा, बलिंडा भी आप कह सकते हो। जो आज गाटर प्रयोग करते हो ना आप, लोहे की छत को रोकने के लिए, वही हो गया सहतीर। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, और ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4। ये अनुपात याद रख लेना, एक ही आकार की ईंटें हैं। सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर यहाँ जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पक्की और कच्ची ईंटें दोनों मिली जुली है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियाँ ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई देती है। अनगढ़ मतलब जिसको कोई आकार न दिया गया हो, कोई आकार न दिया गया हो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको प्रत्येक शब्द और वाक्य समझ में आए होंगे। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।